नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप सीटेट और टेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस आज आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो कि 75 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी। टेट एग्जाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। अनुप्रेरित करना मतलब मोटिवेट करना, बच्चों को मोटिवेशन देना, प्रेरणा देना। कैसे कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो क्या किस तरह से कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार देकर। सही मार्गदर्शन कराकर भी हो सकता है, बट ये किन बच्चों के लिए होगा? जो बच्चे थोड़ा सा मैच्योर हों, समझदार हों, जो मार्गदर्शन का अर्थ समझें, उसको सही वे में देखें। क्योंकि आज के समय में छोटा बच्चा जो होता है उसे जब हमें प्रेरित करना होता है तो उसे हमें पुरस्कार ही देना होता है। जैसे हम बच्चों से कहते हैं ना कि कल आपको ये क्वेश्चन सुनाना है या क्वेश्चन का आंसर सुनाना है, फिर आपको क्लास में टॉफ़ी मिलेगी या ये पुरस्कार मिलेगा या कुछ और प्राइज़ मिलेगा। तो बच्चे उसमें उसके एक्साइटमेंट में, खुशी के कारण वो आंसर को याद करके आएंगे। तो छोटे बच्चों को अनुप्रेरित करने के लिए क्या कह सकते हैं? हम उन्हें पुरस्कार देकर अनुप्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में उसे कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे। तो तीन ऑप्शन ए, बी और डी ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। मतलब उपेक्षा भी नहीं कर सकते, बच्चे की बुराई मतलब उसको बुरे नज़रिए से भी नहीं देख सकते, परीक्षा में कम अंक तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि परीक्षा में पर्टिकुलर किसी को विशेष रूप से ऐसे कम ज़्यादा अंक नहीं दे सकते। जितना बच्चा लिखेगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसको अंक देने होंगे। और उसे डांटेंगे भी नहीं कि नहीं भाई तू मेरा सम्मान कर, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। हमें क्या कहना है कि उसके अभिभावकों से बात करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से उसके अभिभावक उसकी प्रवृत्ति को समझते हैं, तो हम उनसे जाकर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर, ऑथोरिटेरियन लेवल। शिक्षण का सत्तावादी स्तर, ऑथोरिटेरियन लेवल। शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है या अनुभव केंद्रित है? तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो किसके केंद्रित होगा? वो होगा शिक्षक के केंद्रित, क्योंकि शिक्षण का कार्य शिक्षक ही कक्ष के अंतर्गत करता है। तो वो लेवल किसका होगा? शिक्षक केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र मतलब कैरेक्टर का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा मतलब विल पावर द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता मतलब मॉरलिटी द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो चरित्र का विकास होता है किससे होता है? उपर्युक्त सभी के द्वारा। मतलब इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है, बर्ताव एवं व्यवहार भी ज़रूरी है, नैतिकता भी ज़रूरी है। तो ये सभी ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन डी के साथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, सीखने का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर मतलब मेमोरी स्टेटस, चिंतनशील रिफ्लेक्टिव स्तर, समझ कर या समझ स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो निम्न में से कौन सा है जो शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका विभेदीकरण, क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत विभेदीकरण नहीं शामिल होता। स्मृति भी होती है, चिंतन भी होता है और समझ का तो बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप मतलब किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से संकोच करता है, हेजिटेट होता है, तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या फिर उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वे कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। मतलब वो ये सोच सकता है कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, नहीं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। और केवल
उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वे उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से, मतलब कक्ष में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें भाग लेने से संकोच करता है, तो आप क्या करेंगे, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वे उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। मतलब हम उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बच्चे का मन समझना, मनोविज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशंसनात्मक, मतलब प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या फिर निर्देशात्मक। सो किस तरह होना चाहिए शिक्षक का बर्ताव, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रशासनवादी भी नहीं, प्रशासनात्मक भी नहीं होना चाहिए कि हम अपना अपना प्रशासन ही चला रहे हैं, बच्चों की नहीं सुन रहे हैं। शिक्षाप्रद भी ना हो, बिल्कुल बच्चों का भी सुनना है हमें। आदर्शवादी होगा, निर्देशात्मक बिल्कुल नहीं होगा। सो इसका क्या हो जाएगा, अगर आप एक अच्छा आइडल बन पाएंगे बच्चों के लिए तो बच्चे भी आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने के संवर्धित कर सकता है, मतलब एक्सीलरेट कर सकता है क्या, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, या फिर विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने। तो एक शिक्षक किसके द्वारा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, मतलब उससे कोई वास्तविक रूप से कोई अपेक्षाएं ना रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे गहन प्रतियोगिता आती है। मतलब क्वेश्चन समझिए, सहयोगी अधिगम में मतलब जो सहयोगी कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है उसमें अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी जो हैं छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे मतलब जूनियर सीनियर का लेवल होता है ना, कि जूनियर को अगर किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने सीनियर्स के पास चले जाते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। इससे क्या होगा, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिकता का या उच्च नैतिक विकास होता है, या समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे उच्च उपलब्धि होगी और आत्मसम्मान विकसित होगा, मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि इन्होंने हमारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को, पूर्व मतलब पहले का, अधिगम मतलब लर्निंग सीखना, पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये कहलाता है क्या, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। मतलब पूर्व का अधिगम पहले वाली जो हमने सीखा है वो नई स्थितियों के सीखने के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। मतलब हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमारे बेसिक जो अभी करंट जो नॉलेज है उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से या समूहों में। एक बाल केंद्रित कक्षा में मतलब बच्चों से चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लास है उसमें बच्चे सामान्यतः किससे सीखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं, मतलब पर्सनली भी सीखते हैं और ग्रुप वाइज भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। मतलब किस रूप से अभिप्रेरित है, ये किस तरह से इसे मोटिवेशन मिला है कि एक विद्यार्थी है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, मतलब प्रवेश लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वे उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक या बाह्य। तो किस रूप से अभिप्रेरित होगा, वो आंतरिक रूप से, मतलब इंटरनल वो सोच रहा है, अपने मन से सोच रहा है कि नहीं मुझे इसमें सिलेक्ट होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र या सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किसके पक्ष में आता है, करना मतलब क्या होता है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, जब हम कुछ करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो व्यवहार का जो करना है वो पक्ष सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में, एक शिक्षिका जो है मतलब एक टीचर, लेडी टीचर, अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में व्यस्त रखती है, बच्चों को बिजी रखती है। जैसे समूह चर्चा है, मतलब आपस में डिस्कशन, समूह परियोजना है, ग्रुप प्रोजेक्ट बनवाना, भूमिका निर्वाह है, रोल प्ले करवाना आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? अब ये सीखने के किस आयाम को उजागर करेगा? तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो ये किसको करेगा? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हो रहा है, मतलब बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, डिस्कस करके सीख रहे हैं, मतलब आपस में चर्चाएं करके सीख रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाकर सीख रहे हैं, और रोल प्ले वो अकेले तो कर नहीं पाएंगे, कम से कम उनको 2 से 3 लोग चाहिए रोल प्ले, मतलब जैसे अपन कोई ड्रामा क्रिएट करवाते हैं ना तो रोल प्ले करवाते हैं बच्चों से, तो उस तरह से तो ये बच्चा किस तरह सीख रहा है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को, मतलब जो लर्नर्स हैं उनके, जो न वो सिखा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करता है। मतलब ये सामूहिक गतिविधियां जो करवाई जाती हैं ये सीखने को तो सरल बनाता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त में भी सहायता करता है। किसमें? दुश्चिता, सामाजिकरण, आक्रामकता या मूलद्वंद। तो आप समझ ही गए होंगे इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा सामाजिकरण, मतलब सोशलाइजेशन में भी सहायता करता है, क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण का गुण भी डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय, कक्षा में जब हम किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और हमारा जो व्याख्यान है, जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो, तो उसके लिए एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव मतलब गेस्चर को समावेशित करता है, मतलब फुल उद्दीपन के साथ पढ़ाता है, बॉडी मूवमेंट के साथ पढ़ाता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक यानी स्टैटिक बना रहता है, व्याख्यान स्थल पर स्टैटिक बना रहे मतलब ज्यों का त्यों बना रहे, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है, मतलब ध्वनि उसकी तेज होती है और उसका तरीका, मतलब कहते हैं ना स्वरों में उतार चढ़ाव होना, आरोह अवरोह के साथ पढ़ाना। सो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक क्या करेगा? सार्थक शारीरिक हाव भाव मतलब गेस्चर को समावेशित करता है, फुल उद्दीपन परिवर्तन के साथ पढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। मीडिया का एक उदाहरण, मीडिया आप सभी जानते हैं, जो अधिगमकर्ता को मतलब जो सीख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। अधिगमकर्ता जो सिखाते हैं और प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में, तो शैक्षिक टेलीविज़न, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर टेलीफोन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका शैक्षिक टेलीविज़न, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं या उसमें ये चीज़ें आपके लिए TLM में सहायक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण करना का अर्थ होता है उन्हें निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन देना, विचारों का आदान प्रदान करना, उनसे प्रश्न करने को कहना या उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान करना, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, बच्चों के साथ आदान प्रदान करना अपने विचारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थता मतलब रियलिटी, बिल्कुल, चालाकी क्लेवरली जो होता है, क्लेवर जो होते हैं चालाक बिल्कुल, समन्वयन, अनुकरण। सो कौशल को सीखने में पहली अवस्था क्या होगी? अनुकरण। कौशल मतलब स्किल्स हमारे अंदर तभी आएंगे जब हम किसी को देखकर उसका अनुसरण करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, उससे सीखेंगे। तो ये कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण, फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक औपचारिक मतलब जीवित फॉर्मल अवधारणा का उदाहरण नहीं है, पॉजिटिव है, देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक यानी कि औपचारिक
अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल या फिर गति। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, तो वो होगी योग्यता। मूर्तवाचक औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, योग्यता नहीं है, कुर्सी, बल और गति ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। पढ़ने की वह तकनीक मतलब टेक्निक ऑफ रीडिंग जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग या स्कीमिंग। ये आपने नाम सुने होंगे। की रीडिंग मतलब, की रीडिंग, की का मतलब क्या होता है? एक चाबी, कुंजी, मतलब रीडिंग करने की एक कुंजी, रीडिंग करने की कुंजी। री रीडिंग मतलब रिपीट करवाना रीडिंग को। स्कैनिंग, स्कीमिंग। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनिंग करवाना। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, वो होता है स्कैनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। हम सभी में आवश्यकता अनुसार मतलब जब जरूरत हो तब अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पूरा करना चाहिए, वो संबंधित है किससे? एस्टीम, सम्मान, शारीरिक, सामाजिक, आत्म अनुभूतिकरण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शारीरिक। मतलब हम सभी को आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए, वो किससे संबंधित है? तो वो है शारीरिक रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या होगी? मतलब फर्स्ट एक्टिविटी क्या होगी? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उद्देश्यों की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, टेल टॉपिक ओरली, श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना। मतलब परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए मतलब जब वो अपने कंटेंट, अपनी विषय वस्तु को परिचित करवा रहा हो, तो उसके लिए सबसे आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। मतलब तर्क दिए जाने चाहिए, उनसे संबंधित व्याख्या की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? रीइंफोर्समेंट, एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन आप समझ गए होंगे, जो इनमें से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। तो पुनर्बलन भी बहुत प्रकार के होते हैं। नेगेटिव भी होता है रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव भी होता है, बस ये कि हम उसे किस तरह से बच्चों को देते हैं। सो निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? तो सुनील, तुमने सही कहा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? मतलब उसकी तारीफ की जा रही है। पुनर्बलन दिया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है कि सुनील तुमने सही कहा। अब ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है, ये तो नेगेटिव में चला जाएगा। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती, ये भी नहीं होगा। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। बट उसमें राइट आंसर क्या है? सुनील, तुमने सही कहा। ये रीइंफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके। मतलब जो महान व्यक्ति हैं, जो महान आत्माएं हैं, महात्मा गांधी वगैरह जो भी हों, उनका उदाहरण प्रस्तुत करके आप बच्चे को सेल्फ स्टडी करवाएंगे। स्व अध्ययन का व्याख्यान देंगे, मतलब कि आप खुद ही अध्ययन करें, उनका व्याख्यान देंगे। स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके या फिर नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर आप क्या करेंगे? बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। मतलब कुछ नया कुछ उसको देंगे बच्चे को, जिससे उसे प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे वो कुछ नया सीख सके, कुछ सेल्फ स्टडी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग क्या है? इमोशंस, संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय,
उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज इमोशंस। सो क्या हो जाएगा, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। जब व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के अंतर्गत संवेग उत्पन्न होते हैं तो वो उत्तेजित होने लगता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है उसका प्रथम सोपान क्या है? पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। सो राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। सबसे पहले व्यक्ति में, इस लर्नर में जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, उसमें सीखने के लिए जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें सीखने के लिए जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर उसको सीखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा और उसका मन भी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रथम सोपान क्या है सीखने की प्रक्रिया का? तो वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, मतलब अनसोशलाइजेशन बिहेवियर प्रदर्शन कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड मतलब फिजिकली पनिशमेंट देना चाहिए, या उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश मतलब पर्च देना चाहिए, या उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? तो आंसर आप समझ गए होंगे कि उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, कि उसके पीछे कारण क्या है। अगर वो असामाजिक तरीके से व्यवहार प्रदर्शन कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वे ऐसा क्यों कर रहा है, हम उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के बेस पर, या उसके आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो किसके आधार पर बांटा है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने? चिंतन व कल्पना शक्ति, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के आधार पर उनने व्यक्ति को बांटा है। मतलब व्यक्ति चिंतन करता है, कल्पना शक्ति में भी रहता है, काल्पनिक जगत में भी रहता है कि मैं ऐसा होता, या मैं ऐसा कर लेता, या ऐसा होता, मैं ऐसा बन जाता। सो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन के आधार पर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, प्रेरणा मतलब क्या है मोटिवेशन, लक्ष्य गोल या एम्बिशन, या फिर वाद विवाद डिस्कस डिबेट। तो प्रयास व त्रुटि ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, लक्ष्य। प्रयास करना है तो गलती भी होंगी, प्रयास करेंगे तो गलती तो होंगे, और तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। गलती करके ही व्यक्ति सीखता है, और गलती कब होती है? जब हम प्रयास करते हैं, ठीक है, और जब हम प्रयास करते हैं तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र कहें। सो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियमित रूप से शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर देता है? व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद या ज्ञानवाद? तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा है वो, रचनावाद। क्योंकि बच्चे जब क्रिएटिविटी करेंगे, खुद का कुछ क्रिएशन करेंगे, रचना करेंगे, तभी वे स्वयं के ज्ञान का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? आर्थिक स्तर इकोनॉमिकल लेवल जो होता है आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या फिर जीवन यापन पर? तो किस पर नहीं पड़ता ये देखना है हमें। आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका सीखने की क्षमता पर। सीखने की क्षमता पर बिल्कुल भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आत्मसम्मान पर भी पड़ेगा, उच्च संस्थान में प्रवेश भी हम नहीं ले सकते अगर आर्थिक स्तर से हम कमज़ोर हैं, और जीवन यापन पर तो बिल्कुल भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सीखने की क्षमता पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वे उच्च जाति से संबंधित हो? बिल्कुल भी नहीं। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वे संप्रेषण में निपुण हो, या वे कठोर हो? सो राइट आंसर आप समझ गए कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या हो सकता है? उसका सामाजिक या उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। मतलब वे उच्च जाति से संबंधित हो ये ज़रूरी नहीं है, वे संप्रेषण में निपुण हो ये भी ज़रूरी नहीं है, वे कठोर हो ये भी ज़रूरी नहीं है, वे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर
हो, मतलब वे अच्छा सोचता हो, सोशलाइजेशन हो उसके अंतर्गत, समाज की उसे अच्छी परख हो और आर्थिक स्तर से भी उसको अच्छा देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने ब्लैंक आकलन कॉमा आकलन और अनुदेशन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने ब्लैंक आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का या अंतर, का भिन्नता, का के लिए संबंधों या के लिए अंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के लिए संबंधों। सीखने के लिए आकलन जो है वो के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक रूप से इंट्रिंसिकली अभिप्रेरित विद्यार्थी है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप में या बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, या फिर के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं, मतलब कोई बाहरी पुरस्कार इसमें कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति या सफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। सो राइट आंसर हो जाएगा कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति उपलब्धि अभिप्रेरणा है। मतलब किसी भी कार्य को जब हम डट कर करते हैं, चुनौती लेकर करते हैं, एक चैलेंज के रूप में करते हैं, तो हम उसमें अचीवमेंट जरूर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता का स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स का क्या अर्थ है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? सो राइट आंसर आपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, कि हम क्या सीख रहे हैं उसका स्वयं अनुवीक्षण करें, आकलन करें, मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, या फिर अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास मतलब वाक्य जो बनाया गया मैडम चाय खाती है, तो ये वाक्य क्या है? वाक्य मतलब विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ अगर इसका निकाला जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है चाय को खाया नहीं जाता, ठीक है, तो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आज की वीडियो का लास्ट, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसका फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसका फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है इसका फोल्डिंग? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, इसका फोल्डिंग कहलाता है। मतलब सीखने में जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनके द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। तो ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।